अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। और आज इंशाअल्लाह हम बहुत ही अहम मुद्दे और बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, तालिबान की हकीकत। ये एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा डिस्कशन है जिसको लेकर लोग दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। एक वो जो इस टॉपिक को इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और इमोशनली ड्रिवन हैं, और दूसरे वो लोग जो इस टॉपिक को जियोपॉलिटिकल और रैशनल और लॉजिकल वे में इसको देख रहे हैं। अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि जो लोग इसको लॉजिकल अंदाज से देख रहे हैं वो बहुत कम हैं, और जो लोग इसको इमोशनल एंगल से देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल आज हम कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह कि नो बकवास नो जज्बात, बकवास और जज्बात को साइड में रख के हम इंशाअल्लाह इस टॉपिक के ऊपर लॉजिक और प्रूफ्स और एविडेंसेस, फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद पर इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। जो लोग इसको इमोशनल एंगल से देख रहे हैं उनका कहना है कि तालिबान से डर कर अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर चला गया। 40 या 50 मुल्कों की फोर्सेस जो हैं डर कर, दुम दबा कर, दुबक कर तालिबान से निकल गई, अफ़गानिस्तान से निकल गई। और उनका ये भी कहना है कि जो है एक डिवाइन हेल्प रही है, एक यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है एक मदद आई है तालिबान को, और जो है ना फरिश्तों की मदद आई है और ईमान वालों की हुकूमत आई है। अब बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग शरीयत नाफिज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे कि शरीयत ये लोग क्या नाफिज़ कर रहे हैं। और बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि अब ये जो इनका इस्लाम और शरीयत है ये सिर्फ़ अफ़गानिस्तान या तालिबान की हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये जो है ग़ज़वा-ए हिंद करेंगे, हिंदुस्तान में भी जाएगा, फिर उसके बाद जो है ये फ़लस्तीन भी फ़तेह करेंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका फैलेगा, पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब आ जाएगा। बहरहाल इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग इसको जियोपॉलिटिकल या जो है रैशनल अंदाज से देख रहे हैं वो लोग इसको तालिबान की एक अच्छी स्ट्रैटेजी और इन्होंने जो गेम खेला है उसको उस अंदाज से देख रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे दोनों तरफ की चीज़ों को समझने के लिए, मगर फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद पर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर हिस्ट्री देखते हैं, हल्की सी हिस्ट्री देखते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग होती है। तो हिस्ट्री को हम सरसरी तौर पर देखते हैं। ये पूरा जो मामला है सोवियत का और अफ़गान का, ये जिहाद का, ये पूरा जो है 1979-1989 में ये तकरीबन शुरू हुआ था, जिस टाइम पर रशिया का कब्ज़ा जो है ये अफ़गानिस्तान के ऊपर था और वहाँ पर ये लोग जो है कम्युनिज़म फैला रहे थे। तो तालिबान जो है एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इनको लगा कि भाई यहाँ पर जो है बेदीनियत फैल रही है, लोग जो है ना रिलीजन से दूर हट रहे हैं, तो इन्होंने जो है कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ और रशिया के ख़िलाफ़ इन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया। उस टाइम पर अमेरिका, जिसको ये चाहिए था कि वो रशिया को साइडलाइन करना चाहता था, तो अमेरिका ने हेल्प की, और सऊदी अरब जिनको लग रहा था कि भाई यहाँ पर इस्लाम का ख़ात्मा हो रहा है तो मुजाहिदीन को हेल्प करने से ये लोग जो है वापस इस्लाम को रिवाइव करेंगे, तो अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ने मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई और इन्होंने तालिबान को हेल्प की, बल्कि इन्होंने अफ़गानिस्तान को हेल्प की। उसके बाद तालिबान की तकरीबन हुकूमत बनी, 1996 में इसको रिकग्नाइज़ किया गया, और उसके बाद जो उसामा बिन लादेन जो एक सऊदी शहरी था वो तालिबान के साथ मिला और अलकायदा वो चलाने लगा। उसके बाद हुआ यूँ कि उसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ही फतवा दे दिया कि सऊदी अरब के जो रूलर्स हैं या किंग्स हैं ये लोग काफिर हो गए हैं, बल्कि इनका जो है कत्ल या फिर इनके ख़िलाफ़ बगावत जो है जायज़ है। इसको लेकर सऊदी अरब ने तालिबान से मुतालबा किया कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो, क्योंकि उसामा बिन लादेन ने सिर्फ ये कहा ही नहीं बल्कि उसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब के अंदर काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी उसने किए, धमाके उसने करवाए और काफ़ी लोगों का ब्रेन वॉश भी वो करना शुरू किया। अब तालिबान ने सऊदी अरब को डिक्लाइन कर दिया, उसने कहा कि हम उसामा बिन लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे, तो सऊदी अरब और तालिबान के ताल्लुकात जो है ख़राब होना शुरू हुए। उसके बाद 2001 में जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन का नाम उसके अंदर आया, और फिर बुश ने यह मुतालबा किया कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो, तो तालिबान ने हवाले करने से इनकार कर दिया। उस वक्त अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और तालिबान के ऊपर हमला किया, और तकरीबन 2001 में जब इनकी हुकूमत गिरी तो 2001 से लेकर 2021 तक इनकी हुकूमत इंसर्जेंसी के तौर पर रही, और 2021 में जो 20 साल से इनकी हुकूमत नहीं थी, अचानक 20 दिन के अंदर इनकी हुकूमत आ गई। बल्कि ऐसा हुआ कि काबुल में जाने से पहले ही अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़ा, अपना रेजिग्नेशन तैयार रख लिया था, और वहाँ की जो आर्मी थी अफ़गानिस्तान की आर्मी जो है आराम से निकल गई। हथियार जो था अमेरिका का, जितना हथियार और जो कैशे होता है वहाँ पे वेपन्स का, वो सब वहाँ पे पड़ा रहा और तालिबान को ये जो है हासिल हुआ। इसी तरह से बड़ी आसानी के साथ स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, ना खून खराबा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो 20 साल से ये लोग मेहनत कर रहे थे, अचानक 20 दिन के अंदर जो है पूरी काया ही पलट गई। तो अब यहाँ पे ये काया जो पलटी,
ये काया कैसे पलटी और ये पूरा मामला क्या हुआ, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इसको स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी स्ट्रैटेजिस्ट जो है ना इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो इसको जनरल एंगल से देख रहे हैं। अगर आप देखें तो तालिबान ने जो किया है ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न इसराइल ने 1940s में किया था। यानी 1948 में जब इसराइल ने डिक्लेयर किया था स्टेट, तो काफ़ी लोग जो है ताज्जुब कर लिए, कि शॉक हो गए कि अचानक कैसे एक कंट्री डिक्लेयर हो गया। बल्कि उनको ये पता नहीं था कि इसराइल ने जो पूरी स्ट्रैटेजी पीछे से खींची है और जो पूरा उन्होंने प्लान तैयार किया, ये एक बहुत बड़ी चीज़ रही है। और कोई भी चीज़ इस तरह से अचानक नहीं होती, बल्कि उसके पीछे महीनों और सालों की मेहनत होती है। तो ये महीनों और सालों की मेहनत क्या रही है वो मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये जो तालिबान है ये तालिबान वर्जन 2 है, बल्कि 1996 से 2001 का जो तालिबान था ये तालिबान वर्जन 1 था। तो तालिबान वर्जन 1 और वर्जन 2 में डिफरेंस ये है कि वर्जन 1 जो था ये ग्राउंड लेवल था, और वर्जन 2 जो है ये गुची तालिबान है। गुची तालिबान यानी कि पैसे वाला तालिबान है। इनकी एसयूवीज़ हैं, इनके बड़े बड़े विलास जो है कतर के अंदर है, ये बड़ी बड़ी एसयूवीज़ लैंड क्रूज़र्स वगैरह जो है ये कतर के अंदर चलाते हैं। इनकी तकरीबन 10-10, 12-12 हज़ार डॉलर सैलरी इनकी है कतर में। इनके ऑफिसर्स कतर के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ से इन्होंने लॉबिंग की है। ये वो तालिबान नहीं है जो 2001 तक था, और इन्होंने जो है बामियान स्टैच्यूज़ तोड़े थे, बड़ा सख्त इन्होंने कानून नाफिज किया था, और जो है सारे कंट्रीज़ के साथ इन्होंने ताल्लुकात ख़त्म किए थे। मगर काफ़ी स्ट्रैटेजिस्ट्स का ये भी कहना है कि ये लोग शुरुआत में, यानी कि जो इस तरह के लोग होते हैं, इस्लामिस्ट जिसे कहते हैं या अख़वान जिसे कहते हैं, या फिर पॉलिटिकल इस्लाम फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, ये शुरुआत में इसी तरह से अपनी हुकूमत बनाते हैं, फिर उसके बाद अपने असली रंग दिखाते हैं। आइए वापस आते हैं कि तालिबान ने जो इसराइल का मॉडल फॉलो किया, कैसे फॉलो किया। इसराइल ने जब अपने कंट्री को डिक्लेयर किया, उससे पहले उनके काफ़ी लॉबिस्ट्स और उनके काफ़ी पॉलिसी मेकर्स अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को गए, वहाँ का सफ़र किया, उनके साथ अलायंसेस बनाए, उनके साथ ताल्लुकात बनाए, फिर उसके बाद अचानक उन्होंने इसराइल को डिक्लेयर किया। इसी तरह से तालिबान ने भी यही पैटर्न को फॉलो किया। आप देखेंगे पिछले 1 साल से असल में ये पूरा जो इनिशिएटिव है ये ट्रंप का लिया हुआ इनिशिएटिव है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रंप ने काफ़ी मेहनत की है मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। ख़ास तौर पर अरब स्प्रिंग के बाद जो हालात ख़राब हुए मिडिल ईस्ट के अंदर, इसको उसने काफ़ी हद तक सुधारा। और आपने देखा अब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए, जिसके अंदर जो है इसराइल के साथ भी जो है काफ़ी मुआहदे हुए। तो बहरहाल उसकी नीयत या उसका इंटेंशन ये था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो यूएस की आर्मीज़ वगैरह मौजूद है और खामखा का जो यूएस इन्वॉल्वमेंट है, इसको ख़त्म करना था। तो ये ट्रंप ने फरवरी 2020 में इसको शुरू किया था। उस टाइम पर तालिबान को और अफ़गान हुकूमत दोनों को ट्रंप ने बुलाया था, और बुलाकर दोहा कतर में ये मीटिंग हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि दोहा कतर में क्यों मीटिंग हुई, क्योंकि कतर एक ऐसा कंट्री है जिसके ताल्लुकात वेस्ट से भी अच्छे हैं, और टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कतर के ताल्लुकात अच्छे हैं, जैसे कि हमास है, और ये ईरान है, और हिज़्बुल्लाह है, IRGC है, और इसी तरह से तालिबान है। तो इनके साथ भी कतर के अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, और वेस्ट के साथ भी अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ट्रंप ने वहाँ पर इनिशिएटिव लिया। ट्रंप ने नहीं, बल्कि ट्रंप के दामाद ने सबसे ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव लिया, और लेकर जो है तालिबान के साथ और अफ़गानिस्तान की डील करवाने की कोशिश की। उस टाइम पर यह तय हुआ था कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और तालिबान की हुकूमत दोनों मिल के कोalition गवर्नमेंट चलाएंगे, यानी कि मिलजुल के हुकूमत चलाएंगे। बहरहाल ये टॉक्स चलते गए, डिस्कशंस चलते गए। इन द मीन वाइल हुआ यूँ कि तालिबान का जो वफ्द था, यानी कि यूँ कह लें कि इनका जो डेलीगेशन था, ये मुख्तलिफ़ मुल्कों का ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। ये रशिया गए, वही रशिया जिसके ख़िलाफ़ तालिबान 20-25 साल पहले इन्होंने जिहाद किया था, वही रशिया के पास गए। इन्होंने उनके साथ जो है मीटिंग्स की, उनके साथ मुआहदे किए। फिर इसी तरह से ये जो है चाइना गए, जो कि एक कम्युनिस्ट मुल्क है, वहाँ पर भी गए, उनके साथ भी जो उन्होंने ताल्लुकात बनाए। फिर इसी तरह से जो है ये ईरान भी गए, हालांकि तालिबान और ईरान के बारे में मशहूर है कि इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, मगर इस बार तालिबान ने अपना रवैया चेंज किया और ईरान के साथ भी इन्होंने ताल्लुकात बनाए। तो कतर, ईरान, रशिया, चाइना, ये सारे के सारे मुल्क जो है ना तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया। इनफैक्ट चाइना ने ये तक ऐलान किया कि अगर जो है तालिबान अपने कंडीशंस पर उतरता है तो सबसे पहले तालिबानी हुकूमत को चाइना रिकग्नाइज़ करेगा। उनकी कंडीशन ये थी कि जो विगिर मुसलमान है चाइना के, उसके लिए एक तंजीम जो है मिलिटेंट ग्रुप है या एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जो है ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट कहते हैं। एक इस्लामिक मूवमेंट है, एक ग्रुप है, एक मिलिटेंट ग्रुप है जो विगिर मुसलमानों के लिए लड़ रहा है। तो चाइना ने एक कंडीशन रखा कि तालिबान उनको सपोर्ट नहीं करेगा।
तो तालिबान ने उस पर अग्री किया। तो बहरहाल इस कंडीशन पर चाइना ने भी तालिबान के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात बनाए हैं। तो ये पूरा मामला, जो पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने सबसे पहले संभाली, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के जो लोकल लोग थे, जो वहाँ के जो ग्राउंड लेवल पर लोग थे, जो कबाइल हैं, वॉरलॉर्ड्स कह लें, कबाइल कह लें, ड्रग डीलर्स कह लें, सबको इन्होंने इकट्ठा किया और सब के साथ इन्होंने मुआहदे करना शुरू किए। और ये अब से नहीं, कई महीनों से ये मामला चलता आ रहा था। एक सबसे बड़ा लूप होल जो अफ़गानिस्तान के अंदर था वो ये था कि जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, इसके अंदर काफ़ी करप्शन था और इस चीज़ को इन्होंने मुद्दा बनाकर लोकल्स का सपोर्ट इन्होंने लिया। अब आप इजिप्ट की मिसाल ले लीजिए। इजिप्ट में भी जो रूरल एरियाज़ हैं या फिर जो गांव देहात के एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो मुस्लिम ब्रदरहुड या इख्वान है, ये लोग वहीं पर जाते हैं और फिर जो डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुआ है ये दिखाते हैं और जो करप्शन है ये दिखाते हैं। ये दिखा दिखा कर लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस का यही एक पॉइंट होता है कि ये लोग जो है गुर्बत और अंडर डेवलप्ड एरियाज़ को बता कर ये लोग जो है अपने जो है आइडियोलॉजी में लोगों को जोड़ते हैं। तो तालिबान ने भी यही किया और इजिप्ट की जो मैंने अभी बात की है, तो इस चीज़ को डील करने के लिए सीसी ने ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने रूरल एरियाज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया ताकि इनका जो मुद्दा है ये मुद्दा ही ख़त्म हो जाए और लोग जो है एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म में ना जाए। तो इसी जो है लूप होल को अफ़गानिस्तान में यूज़ किया गया और लोगों का ट्राइबल लीडर्स का जो यानी कि उनकी जो हेल्प ली गई, इसी बुनियाद पे ली गई और जो है एक अलायंस बनाया गया उनके साथ और फिर फाइनली जाकर इन्होंने हुकूमत डिक्लेयर कर दी। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं बैकग्राउंड में, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि भाई ये जो है कुछ अचानक से हो गया और जो है ना अमेरिकी फ़ौज डर के भाग गई और ये हो गया वो हो गया, ईमान वाले क़ुव्वत वाले, बहुत सारी इमोशनल बातें लोग कर रहे हैं। ये इमोशनल एंगल से समझने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसको आप जियो पॉलिटिकल अंदाज से समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको इमोशनल अंदाज में समझेंगे, अगर आप समझेंगे कि भाई ये इस्लाम के लिए कर रहे हैं, तो फिर चाइना के साथ इन्होंने ये डील क्यों की कि वहाँ पर वो विगिर मुसलमानों के लिए लड़ने वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर इतना ही इस्लाम और इतना ही जो है शरीयत, इतना ही सब कुछ होता तो फिर ये चाइना के साथ जो है फिर ये डील नहीं करते। तो ये सब चीज़ें मेरे भाई, ये सारी सियासत है, ये सारी पॉलिटिक्स है और आप इसको इसी तरह से देखिए, इसको इमोशनल होकर देखने की ज़रूरत नहीं। और एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है और एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी इन्होंने ये भी की कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लेफ़्ट विंग वाले मुस्लिम्स हैं या इस्लामिस्ट जिसे कहते हैं या फिर पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग जो हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेट पार्टी है ये लेफ़्ट विंग पार्टी है और इनके अंदर जो इख्वान और ये जो लोग होते हैं इख्वान मेंटालिटी के, ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर मौजूद है। तो इन लॉबिस्ट को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा एक ज़बरदस्त लॉबिंग की गई। मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया लॉबिंग के बारे में, लॉबिस्ट के बारे में, लोग हंसना शुरू किए कि ये लॉबी क्या है, चाय पीने की लॉबी है क्या, कॉफ़ी पीने की लॉबी है क्या। लोग समझते नहीं है बात को कि लॉबिंग क्या होती है, लॉबिस्ट कौन होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस के तकरीबन 25-25, 30-30 लॉबिस्ट जो है ना वाइट हाउस में बैठे हुए हैं। ये जो इख्वान हैं इनके जो है कई सौों में जो है लॉबिस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कई ऐसे कंट्रीज़ हैं, इसराइल है, इनके कई लॉबिस्ट जो है ना वहाँ पर बैठे हुए हैं। लॉबिंग एक जो है एक प्रोसेस है, एक तरीक़ा है और ये होती है चीज़, पर मुसलमानों को मालूम ही नहीं है और जो इनको बताता है लोग उसका ही मजाक उड़ा देते हैं। तो बहरहाल तालिबान को किसी ने हेल्प की। अब किसने हेल्प की ये बात वाज़ेह तो नहीं है, मगर हिंट तो ये है कि कतर ने हेल्प की और कतर ने ये सारी स्ट्रेटजीज़ बताई हैं कि इस तरह से करो। और इन्होंने बाकायदा लॉबिस्ट की मदद ली और वाशिंगटन में ये लॉबिस्ट इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया, प्रेशर किया, अशरफ गनी को इन्होंने प्रेशर किया और इसी तरह से दोनों इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर तालिबान को फ्री हैंड दे दिया। ये सेम पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, जब इराक़ में आईसिस को एम्पावरमेंट मिला था। उस वक्त में अमेरिकी फ़ोर्सेस जो थी वो हट गई, जितना हथियार असलहा था वहीं पे छोड़ दिए। इराक़ी आर्मी की जो फ़ौज थी उन्होंने भी अपने हथियार छोड़ दिए और अपने कपड़े तक उन्होंने छोड़ दिए। फिर उसके बाद जो है वहाँ की हुकूमत भी पीछे हट गई और फिर जो है आईसिस को एम्पावरमेंट मिला और आईसिस जो है उरूज पर आई। फिर आपने देखा कि क्या हुआ और एक रोज़ी इमेजिनरी कैलिफेट जो है, खिलाफत जो है लोगों को बताई गई। लोग जो है कई मुल्कों से मुतासिर हुए और तुर्की से, साउथ तुर्की से होते हुए, उर्दुगान ने वहाँ पर बॉर्डर खोल दिया था साउथ तुर्की में, और कई लोग वहाँ से होते हुए जो है ये सीरिया के अंदर गए और जिहाद का पूरा जो ड्रामा चला उसके बाद जो है आप और हम जानते हैं कि क्या हुआ। और सारे वो लोग जो थे वो मारे तो गए, उनकी औरतें और उनकी बच्चियाँ जो है रेफ्यूजी कैंप्स में आज पड़ी हुई हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बेचारियाँ सड़ रही हैं वहाँ पर।
तो ये जो पूरा गेम है, इस तरह से ये गेम पूरा रचा जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि लोग इसको इतने इमोशनल एंगल से सोचते हैं कि एनालिसिस और अकल छोड़ देते हैं, और जो लोग इनको समझाने की कोशिश करते हैं लोग उल्टा उनके ऊपर ही पलट जाते हैं। और एक दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि 2013 में जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, यही डेमोक्रेट्स की जब हुकूमत वहाँ पर थी, तो इन्होंने इजिप्ट में इख्वान को एम्पावर किया था, इख्वान को इन्होंने पैसा दिया था और इख्वान को इन्होंने हेल्प की थी। और फिर आज आप देखिए 2021 में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जब वापस डेमोक्रेट्स आए हैं तो फिर वापस इन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर जो है मिडिल ईस्ट के अंदर इन्होंने जो है तालिबान को एम्पावर कर दिया है। बहरहाल इनका यही मकसद होता है कि मिडिल ईस्ट हमेशा अनस्टेबल रहे, यहाँ पर सिविल वॉर्स चलते रहे, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहे, और इनके जो प्रो लोग हैं, जो इख्वान हैं, इनको ये हुकूमतें मिले। तो इन हुकूमतों को हासिल करने के चक्कर में जो मुसलमानों का कत्लेआम होता है, इसके ऊपर मुसलमानों को सोचना चाहिए। वो मौलवी, वो मुल्ले जिन्होंने फतवा दिया था अरब स्प्रिंग के टाइम पर, जैसे कि यूसुफ करदावी है, वो तो कतर में मज़े से बैठा हुआ है, उसकी विल्लास वहाँ पर है, वो लैंड क्रूज़र में घूमता है, उसका कुछ नहीं गया। बल्कि उसने लीबिया के ख़िलाफ़ फतवा दिया था, सीरिया के ख़िलाफ़ उसने फतवा दिया था। और वो मौलवी और वो मुल्ले जो जिहाद के नाम पर लोगों को उकसाते हैं, वो अपनी जगह अपने बच्चों को लेकर सेफ़ होते हैं, मगर आम मुसलमान बेघर होते हैं, आम मुसलमान मारे जाते हैं, आम मुसलमानों को प्रॉब्लम होती है। और यही बात जब हम चीख चीख कर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और लोग समझते ही नहीं हैं, उल्टा आपके ऊपर ही रेस हो जाते हैं, आपको ही गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, आपको ही बोलते हैं कि RSS का एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है, ये इसका एजेंट है, उसका एजेंट है, अमेरिका का बूट लिख कर है, ये है वो है। मगर ये बेवकूफ़ों को इतनी बात समझ में नहीं आती है कि अमेरिका की बूट लिकिंग करके ही तालिबान अभी आया है, चाइना की बूट लिकिंग करके आया है, रशिया की बूट लिकिंग करके आया है। मगर जो लोग इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अपनी आंखें खोलो और देखो कि हकीकत क्या है, तो लोग आंखें नहीं खोलते, बल्कि आंख बंद करके आपको ही गाली बक देंगे। अब जब लोगों को खुद जो है नुकसान उठाने का शौक़ है, तो हम क्या करेंगे? हमारा तो कुछ नहीं जाता। और ये चीज़ नई नहीं है, बहुत हर ज़माने में हुई है। हसन अल बसरी के बारे में भी आप जानिए कि हसन अल बसरी भी लोगों को समझाते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम हसन अल बसरी जैसे हैं, मगर एक पैटर्न है कि उस टाइम पर भी लोग, सुलझे हुए लोग समझाते थे कि भाई ऐसे हरकतें मत करो, खामखा के तुम नुकसान में पड़ जाओगे। मगर लोग सुनते ही नहीं थे, लोग मानते ही नहीं थे और नुकसान उठाते थे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ है, ये पूरा मामला यही है कि इन्होंने एक स्ट्रेटजी यहाँ पे की और फिर तालिबान को हुकूमत मिली और अफ़गानिस्तान को इन्होंने हासिल किया। इसके अलावा मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बहुत अहम बात आपको जो समझने की है वो ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि तालिबान के जो लोग हैं ये सलफ़ी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तालिबान के लोग सलफ़ी नहीं हैं, बल्कि वो लोग सूफ़ी देवबंदी हैं। अब आप ये मत समझिए कि मैं फ़िरक़ेवारियत को उभार रहा हूँ या फिर जो मैं सूफ़ी सलफ़ी ये कह के जो है लोगों को तोड़ रहा हूँ। नहीं भाई, मेरे कई सूफ़ी दोस्त हैं, नक्शबंदी, और ऐसे छोटे मोटे नक्शबंदी नहीं, बड़े बड़े नक्शबंदी, अच्छी खासी मेरी उनसे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती है। देवबंदियों से मेरी अच्छी दोस्ती है, बल्कि मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। और यही नहीं, बल्कि जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनकी भी मैं काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, जो हमारे डिफरेंसेस हैं ये अपनी जगह हैं और बाकायदा हम उसको बारे में बताएंगे। जब मैं ये सारी जो सूफ़ियों के बारे में, जो शिरक वगैरह, इसके बारे में जब मैं कुछ पोस्ट करता हूँ तो वो लोग देखते हैं मगर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है मामला रिलीजन से लेना देना है। मगर जब बात सियासत की आती है तो हम सब एक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये लोग जो हैं, यानी कि इस्लामिस्ट या फिर इख्वान जो होते हैं, ये लोग जो है इस्लाम का चोला पहनकर मुसलमानों को उल्लू बना रहे हैं। और ये लोग हर जमात के अंदर मौजूद हैं, यानी कि ये लोग सूफ़ियों में भी मौजूद है, देवबंदियों में भी मौजूद है, और ये लोग जो है क्या कहते हैं, अहले हदीस सलफ़ी के अंदर भी मौजूद है। मगर अफसोस की बात यहाँ पर यह है, और दिलचस्प बात भी है, वो ये है कि जब कुछ इस तरह के मामले होते हैं तो सबसे पहले जो पर्ची फटती है वो सलफ़ियों की फटती है। वो इसलिए फटती है सलफ़ियों की पर्ची क्योंकि सलफ़ी बेचारे जो है हज़रात दिमाग से नहीं गुर्दों से सोचते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब भी इस तरह के जिहाद के मामले होते हैं सबसे पहले सलफ़ी उछलते हैं। इनको समझा के थक भी जाओ फिर भी नहीं समझेंगे। और आप देखिए, जब भी न्यूज़ में आता है सलफ़ी का नाम ही आता है। क्यों आता है? सलफ़ी कहते हैं कि भाई हमको बदनाम किया जा रहा है। भाई बदनाम नहीं किया जा रहा है, आप अपना मौक़िफ़ वाज़े रखते ही नहीं है। आप अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े रखिए, फिर किसी की मजाल के आपको बोलने की कि आपका टेररिज्म से ताल्लुक़ है। तो मसला ये है कि तालिबान है सूफ़ी देवबंदी, ठीक है, वो हमारे इंडिया पाकिस्तान वाले देवबंदी नहीं, वो बेचारे तो नमाज वज़ू वाले लोग हैं, जो है लोगों को नमाज वज़ू की तरफ बुलाते हैं।
वो तो सीधे साधे लोग हैं। मगर ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो होते हैं लोग, ये तो सूफ़ी देवबंदी है। आईसिस के बारे में मशहूर हुआ कि ये जो है सलफ़ी है, मगर वो सलफ़ी नहीं थे, वो ख़वारिज थे। और सबसे पहले सलफ़ियों ने उनके ख़िलाफ़ फतवा दिया था। शेख अली अल रमली का उस टाइम पर फतवा आया था, आले शेख का उस टाइम पर फतवा आया था। सबसे पहले उन्होंने फतवा दिया था। बाकायदा हमने उन लोगों के ख़िलाफ़ किताब पब्लिश करके हमने जो है बांटा है। तो बताना मकसद यहाँ पर यह है कि ये जो आइडियोलॉजी है ये हर जमात के अंदर मौजूद है। हर जमात के अंदर शिद्दत पसंदी और ये आइडियोलॉजी मौजूद है। मगर जब पर्ची फटती है तो सलफ़ियों के नाम की पर्ची फटती है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ग्राउंड लेवल पर, बल्कि फूड सोल्जर्स के एतबार से सलफ़ियों को ही इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि टॉप कैडर के जो लोग हैं, टॉप कैटेगरी के लोग हैं, वो इख़वान होते हैं। जैसे कि यूसुफ़ क़रज़ावी हो गया, ये क़तर में लग्जरी की ज़िंदगी गुजार रहा है, इसको कुछ मसला नहीं है। तालिबान है, ये भी जो है शिद्दत पसंद सूफ़ी देवबंदी है, और ये लोग, इनके ऑफिस क़तर के अंदर मौजूद है। तुर्की का उर्दुगान है, ये भी जो है सूफ़ी नक्शबंदी है। मगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग जो ग्राउंड लेवल पर जो मरने और कटने के लिए फोकट में चले जाते हैं, वो अक्सर सलफ़ी होते हैं। तो सलफ़ियों का इसके अंदर प्रॉब्लम है। सलफ़ियों को समझना चाहिए, और सलफ़ियों को ये भी समझना चाहिए कि फोकट में इस्तेमाल नहीं होना है, फोकट में, फ्री में इस्तेमाल नहीं होना है, बल्कि अक़ल से, समझदारी के साथ काम लेना है। और जो उलमा समझा रहे हैं उनकी बात को समझदारी के साथ सुनना है। तक़लीद के ख़िलाफ़ आप हैं, बड़ी अच्छी बात है। लोग क्या करते हैं, हम तक़लीद के ख़िलाफ़ हैं, हम तक़लीद के ख़िलाफ़ हैं, ये कहकर उलमा की भी नहीं सुनते और कहते हैं कि नहीं, कुरान हदीस पढ़ के हम समझ जाएंगे, कुरान हदीस पढ़ के हम समझ जाएंगे। और कुरान हदीस पढ़ने के चक्कर में ये अपनी अकल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हम उलमा को फॉलो नहीं करते, हम कुरान हदीस को फॉलो करते हैं, और कुरान हदीस अपने हिसाब से समझ कर अपने नफ्स को फॉलो करते हैं। जो सही लगता है उसके पीछे चले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये सलफ़ियों में नहीं बल्कि हर जमात के अंदर ये प्रॉब्लम हो गया है, हर मुसलमान के अंदर भी प्रॉब्लम हो गया है कि एनालिसिस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग सोचते ही नहीं हैं और समझते नहीं हैं। जो दिखा दिए, जो बता दिए, जो चमकता नज़र आ गया, उसके सामने नाचना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, ये जो पूरा मामला है, इस मामले को जो है इमोशनली नहीं बल्कि इसको लॉजिकली समझने की ज़रूरत है। अच्छा, जब बात आई है शरीयत की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तालिबान की जो शरीयत है, ये हकीकत में कुरान और सुन्नत वाली शरीयत नहीं है, बल्कि एक ख़ास मकतब फ़िक्र और एक ख़ास जो है ग्रुप की जो है ये शरीयत है। इसके अंदर बाज़ चीज़ें जो है ना शरीयत की हैं, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है उस ख़ास मकतब फ़िक्र की भी हैं। तो बहरहाल शरीयत में मेरे भाइयों ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी को जो है ना गैर ज़रूरी जो है उनके ऊपर जो है हुदूद कायम करें। देखिए, वाकई में बड़ा गुनाह है तो वो तो जो है काजी डिसाइड करता है कि उसको कैसे सज़ा देना है, क्या सज़ा देना है। मगर लोग चाहते हैं कि भाई अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट को बैन करो, अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसको रोड पर ला के मारो। अगर इस तरह से देखना है तो आपके और हमारी फैमिलियों में कई लोग सिगरेट पीते हुए नज़र आएंगे, तो क्या आप उनको ला कर रोड पर कूटेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और इस तरह से लोग कहते हैं कि भाई औरतों को पर्दा करना चाहिए। ठीक है, पर्दा करना चाहिए, आप उनको समझाइए, उनको एक तरीक़ा होता है पर्दा करवाने का। ऐसा नहीं कि उनको फटाफट मारना शुरू कर दो, 4 लोगों में बिठा कर उसको जलील कर दो और जो है ना आप कहो कि भाई पर्दा करो। ऐसा नहीं हो सकता, ये ईरान में होता है। और एक बात मैं आपको अहम बता दूं, यहाँ पे आपको समझने की सख्त ज़रूरत है इस बात को कि एथिज़म जो आज मिडिल ईस्ट में और ख़ासतौर पर मुसलमानों में जो एथिज़म फैल रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर भी जो एथिज़म फैल रहा है, एथिज़म फैलने का जो रूट कॉज है वो एक्सट्रीमिज़म है। लोग कह रहे हैं कि भाई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से ये हो रहा है, या फिर जो है ना अमेरिका के इन्फ्लुएंस से या यूरोप के इन्फ्लुएंस से एथिज़म फैल रहा है। भाई उसकी वजह से एथिज़म नहीं फैल रहा है। अगर आप स्टैट्स उठाकर देखें तो भाई आप बताइए कि सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को कहाँ फॉलो किया जाता है? दुबई या यूएई के अंदर, वहाँ पर एथिज़म का रेट बहुत कम है। और एथिज़म का जो रेट सबसे ज़्यादा शुरू हुआ वो अरब स्प्रिंग 2012 के बाद बहुत ज़्यादा अरब कंट्रीज़ के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि जब लोगों के ऊपर आप शरीयत के नाम पर दादागिरी और गुंडागर्दी आप चलाना शुरू कर दोगे और लोगों को जो है डरा धमका कर जो है आप शरीयत को फॉलो करवाओगे, तो लोग जो है सीधा शरीयत से और इस्लाम से ही नफ़रत करना शुरू कर देंगे। सीधा शरीयत से और इस्लाम से ही नफ़रत करेंगे। लोग समझेंगे कि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये शरीयत का हिस्सा है, मगर वो शरीयत और इस्लाम का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो इनका इंटरप्रिटेशन होता है, इनकी समझ होती है जो गुंडागर्दी करते हैं लोगों के ऊपर, और लोग इसको शरीयत समझकर नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। सऊदी अरब के अंदर लेडीज़ ड्राइविंग नहीं थी, हालांकि शेख अलबानी ने बहुत पहले कहा था कि इसका तो शरीयत से कुछ लेना देना नहीं है, मगर ये कल्चरल पॉइंट था, कल्चरल पॉइंट से इन्होंने ये रखा था। अब लोग कह रहे थे कि भाई ये शरीयत है। भाई शरीयत नहीं थी, वो कल्चरल पॉइंट था। तो इसी तरह से जब औरत पूरी दुनिया में
प्लेनें चला रही हैं और यहाँ पर लोगों को औरतों को जो है कार भी नहीं चलाने दोगे, तो जाहिर सी बात है उस औरत को ये फील होगा कि भाई ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सा इस्लाम है कि पूरी दुनिया की मुसलमान औरतें फ़्लाइटें चला रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं और मैं कार भी नहीं चला सकती, ये कौन सी शरीयत है। तो लोग जो है जो सख्तियाँ होती है इसको ये शरीयत समझते हैं और शरीयत से ये इस्लाम से ही नफ़रत करना शुरू कर देते हैं और फिर जब बाहर जाते हैं, कनाडा वनाडा जाते हैं, तो सीधा लोग जो है वो इस्लाम से ही पलट जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम से हमको बिल्कुल लेना देना, ये एक दकियानूस मज़हब है और एक बकवास मज़हब है, अस्तग़फिरुल्लाह। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मुसलमानों की जो तंग नज़री है और मुसलमान जिसको शरीयत समझ कर गुंडागर्दी करते हैं, तो लोग जो है शरीयत से ही पलट जाते हैं। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कई जो है देहात में रहने वाले मुसलमान क्रिश्चियंस हो गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो चौधरी वौधरी थे इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की और लोग जो है उनकी ज़ोर ज़बरदस्ती और गुंडागर्दी से जो है ऊब गए और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए अभी जो नाइल रिवर का मसला चल रहा है इथियोपिया और सूडान और इजिप्ट के दरमियान में, इथियोपिया ने इसको जो है एक मजहबी रंग दे दिया नाइल रिवर पर कब्ज़ा करने के लिए। तो बताना मकसद यहाँ पर यह है कि जब आप शरीयत, इस्लाम और उम्मत का नाम लेकर गुंडागर्दी करते हैं तो लोग जो है इस्लाम से ही पलटना शुरू कर देते हैं। तो एथिज़म और इर्ताद जो है, जो लोग मुल्हिद हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है एक्सट्रीमिज़म है। तो सबसे पहले हमको ये चाहिए कि हम एक्सट्रीमिज़म को कन्फ्रंट करें। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी यूके में रहते हैं, वो माशाल्लाह यूके सिटीज़न है, उनकी बेटी जो है वो मुर्तद होते होते रह गई। क्यों मुर्तद होते होते रह गई? क्योंकि उसको लगा कि भाई ये क्या है, मुसलमान जो है, आपको पता होना चाहिए वेस्ट के अंदर मुसलमान काफ़ी शिद्दत भरे होते हैं। वेस्ट के अंदर जो मुसलमान हैं, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ के मुसलमानों से काफ़ी शिद्दत भरे वो लोग होते हैं। तो ये देख देख कर, शिद्दत और एक्सट्रीमिज़म देख कर लोग जो है इस्लाम से ही पलटना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो हुकूमतें, जैसा ख़ासतौर पर सऊदी अरब है, UAE है, इनको पता है कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। इनके लिए भाई एक दो म्यूज़िक शो करवाना और जो है लोग इस्लाम से ही पलट जाना, दोनों में कंपैरिजन अगर करेंगे तो लोग इस्लाम से पलट जा रहे हैं, ये बड़ा डेंजर मसला है। बहरहाल मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लोग कहेंगे कि भाई आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं जस्टिफाई हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिस चीज़ का मसूल है अल्लाह उससे सवाल करेगा, अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेगा, वो हमारी टेंशन नहीं है, वो हमारा मसला। और जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये 3 टाइप के लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। एक वो जो एंटी अमेरिका है, उनको पता नहीं है क्यों एंटी अमेरिका है, मगर सिर्फ एंटी अमेरिका है। उनके बच्चे अमेरिका में सेटल रहेंगे, वो ग्रीन कार्ड के लिए जो है तड़प रहे होंगे और जो है दुआएं कर रहे होंगे कि अल्लाह अमेरिका का वीज़ा लगवा दे, मगर उनको अमेरिका से नफ़रत होती है। उनको पता नहीं क्यों है, मगर उनको बस है नफ़रत, क्योंकि सब लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं। चलो मैं भी जो है तालिबान की सपोर्ट करता हूँ, मैं भी जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाता हूँ। उनको क्यों होना है और तालिबान की आइडियोलॉजी क्या है, अमेरिका क्यों किया, बाइडन की हुकूमत को क्या कर रही है, ट्रम्प की हुकूमत ने क्या क्या, कुछ उनको पता नहीं होता। सिर्फ उनको ये पता होता है कि भाई अमेरिका है तो बस नफ़रत करना है और तालिबान है सब सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी सपोर्ट करना है। तो ये एक इस टाइप के या इस कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो है जिनका नेशनल इंटरेस्ट जो है ना तालिबान के अंदर है। जैसे एग्जांपल पाकिस्तान हो गया और चाइना हो गया। इनका नेशनल इंटरेस्ट इसलिए पाकिस्तान तालिबान के साथ इनका नेशनल इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि तालिबान की जो हुकूमत अभी बनी है ये एंटी इंडिया है, ठीक है। और इंडिया के काफ़ी स्टेक्स जो है अफ़गानिस्तान के अंदर है, काफ़ी डैम्स वगैरह इंडिया बना रहा है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी हुकूमत के साथ थे। तो बहरहाल तालिबान जो है ये एंटी इंडिया है, लिहाजा पाकिस्तान तालिबान के साथ टैसिटली यानी कि आंख बंद करके ओपनली तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर आंख बंद करके ये तालिबान का सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। और चाइना तो चाइना ही है, क्योंकि चाइना का तो मसला है इंडिया के साथ, और सीपेक का जो प्रोजेक्ट है चाइना का CPEC, तो इस प्रोजेक्ट को भी एग्जीक्यूट करने के लिए जो है अफ़गानिस्तान जैसे बड़े मुल्क की उनको काफ़ी हेल्प होगी। एक दूसरी चीज़ ये भी है, यहाँ पर काफ़ी एनालिस्ट ने ये चीज़ बताई है कि अफ़गानिस्तान का जो ओपियम मार्केट है, ड्रग मार्केट है, ये ओपन मार्केट है। तो इस तरह की जब हुकूमत आएगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो एक फ्री मार्केट और अनगवर्नड मार्केट रहेगी ओपियम और ड्रग्स की। और आपको याद होगा कि 2001 से पहले जो ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग सऊदी अरब के अंदर होती थी, अफ़गानी लोग ही ज़्यादा करते थे। तालिबान के दौरे हुकूमत में बहुत हुई है। तो बहरहाल
एक ओपन मार्केट भी जो है ड्रग्स का और ओपीएम का भी खुल जाता है यहाँ पर। तो चाइना भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और पाकिस्तान आंख बंद करके ये लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि बस इनको इंडिया को टक्कर देना है। बहुत सारे कश्मीरी, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कश्मीरी जो है ना एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तालिबान को लेकर। इनको लगता है कि तालिबान आकर इनकी मदद करेगा, जो है ये इस तरह से सोचते हैं। तो कश्मीरी सिर्फ इसलिए तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एंटी इंडिया है, यानी कि इनको ऐसा लगता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो खलास हम उसके दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। तो ये इस एंगल से जो है ये लोग तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं। इनको क्यों सपोर्ट करना है? अफ़गानिस्तान के लोग जाएँ भाड़ में, अफ़गानी जाएँ, अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान की इकॉनमी, अफ़गानिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब गया भाड़ में। इनको बस अपना देखना है, यानी कि इस मामले में सब अपना अपना देख रहे हैं, या शेख अपना अपना देख वाला मामला इसके अंदर है। यानी चाइना को भी, पाकिस्तान को भी और कश्मीरियों को भी, सबको या शेख अपना अपना देख वाला मामला है। अब जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, ये पता नहीं कौन सा चरस मार के बैठे हुए हैं, पता नहीं इनका दिमाग कहाँ पे है और पता नहीं जो है इनके दिमाग में क्या चलता है। अजीब नशा है इन लोगों का कि इनका कहना है, और एक मौलवी साहब थे, अल्लाह माफ़ करे उनको, इसरार अहमद साहब बेचारे गुजर गए, मगर एक अजीब व गरीब फ़लसफ़ा छोड़ के गए कि अब लोग तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीथों से ज़्यादा इसरार अहमद की बातों पर यकीन करना शुरू कर रहे हैं कि इसरार अहमद ने कहा ऐसा होगा तो ऐसा हो रहा है। अरे भाई, उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा होगा तो ऐसा हो रहा है। क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे जिसका नाम नोस्ट्राडेमस है, उसकी किताब भी मौजूद है। क्रिश्चियंस का ये अक़ीदा है कि नोस्ट्राडेमस ने जो मेंशन किया है वो हो के रहेगा और हो रहा है। तो भाई उनके अंदर आपके अंदर फ़र्क क्या है? बल्कि जो शरीयत थी वो ख़त्म हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वही जो थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और जो गैब की बातें थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई हैं कि महदी आएंगे, दज्जाल आएगा, ये होगा, ये होगा, मगर कब आएगा, अब आएगा, जब आएगा, ये बेकार की टिप्पणियाँ हदीसों के अंदर मौजूद नहीं है। और अगर कोई इस तरह के करंट अफेयर्स को रिलेट करते हुए जो है हदीसों का गलत इस्तेमाल करता है तो ये शख्स जो एक नंबर का जाहिल शख्स है। तो बहरहाल इसरार अहमद साहब अल्लाह माफ़ करे उनको, उन्होंने इस तरह की बात कह दी थी। अब लोग जो है उसको इतना स्ट्रांगली यकीन कर रहे हैं कि भाई इमाम मेहदी की आर्मी है तालिबान और खुरासान आर्मी है, अब यहाँ से जो है पूरी दुनिया में जो है इस्लाम का डंका फैलेगा, ये होगा, वो होगा, फ़लस्तीन फ़तेह होगा। अच्छा, इसराइल से मुझे याद आया, मेरे एक दोस्त हैं नूरधारी साहब, थिंक टैंक चलाते हैं यूके में, और ये जो है इजरायली जो है थिंक टैंक है। तो इनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुक़ हैं कि बातचीत के अतबार से, मुझे क्या करना है, वो कुछ भी करें, तो एटलीस्ट जो है ना बातचीत के अतबार से बंदा अखलाक में अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो तालिबान आई है क्या ये इज़राइल के लिए थ्रेट है? तो उन्होंने कहा एक ही लफ्ज़ में, नहीं है, इज़राइल के लिए कुछ भी थ्रेट नहीं है अफ़गानिस्तान या तालिबान से। तो जो लोग जज्बात में पागलों की तरह उछल रहे हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि तालिबान इज़राइल के लिए थ्रेट नहीं है, ठीक है। अब लोग कहेंगे आगे रहेगा, वो आगे का आगे बाद में देखा जाएगा, मगर लोगों को अक़ल से काम करना है, सूझबूझ से काम करना है, बेवकूफ़ी से काम नहीं करना है। चलिए आखिर में हम बात करते हैं कि तालिबान के दीगर मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुक़ात हैं। सऊदी अरब का हमने देख लिया कि सऊदी अरब ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह रख दिया कि तालिबान के अगर ताल्लुक़ात अलकायदा से रहेंगे तो सऊदी अरब बिल्कुल रिकग्नाइज़ नहीं करेगा। जब तक रेडिकलाइजेशन तालिबान ख़त्म नहीं करता सऊदी अरब उनके साथ ताल्लुक़ात बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। क़तर का हमको मालूम है क्योंकि क़तर ही इस सारे मामले में फ़ंडिंग कर रहा है और सारी चीज़ें जो है ना क़तर की ही हैं और लेफ़्ट पार्टियों की हैं, और जाहिर सी बात है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसके अंदर काफ़ी मदद रही है। तो क़तर का जो है इसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल है। चाइना तो जो है तालिबान के साथ है, और जो है इंडिया के साथ ताल्लुक़ात अभी ख़राब हैं, हो सकता है आगे अच्छे होंगे। पाकिस्तान वो जो है ख़ामोशी के साथ तालिबान की हेल्प कर रहा है। और रहा मसला टर्की का, तो जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है उर्दुगान की मीटिंग हुई तो आपको पता है काफ़ी तस्वीरें जो है वायरल हुई थी। उर्दुगान ने काफ़ी चुम्मा चाटी की बाइडेन को, और फिर उर्दुगान ने जो है ये सोचा कि भाई अमेरिकी फ़ोर्सेस वहाँ पे जा रही हैं तो मैं टर्किश फ़ोर्सेस वहाँ पे बैठाऊँगा। मगर तालिबान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि नहीं भैया, अभी तक जितना ऑक्यूपेशन था वो ख़त्म हो गया, अब तुम आओगे तो फिर हम तुम्हारे साथ फिर नई जंग करेंगे। फिर उर्दुगान का एक और बयान आया, उर्दुगान ने कहा कि नहीं, तालिबान की और हमारी जो आइडियोलॉजी है सेम है। तो मतलब आप समझिए यहाँ पर कि इनकी जो आइडियोलॉजी इख़वान आइडियोलॉजी है, तो उन्होंने कहा कि तालिबान की और हमारी आइडियोलॉजी सेम आइडियोलॉजी है, तो हम जो है मिलजुल के आपस में इस मामले को ख़त्म कर देंगे। तो टर्की के साथ इस तरह के ताल्लुक़ात हैं। इसी तरह से ईरान का मसला, तो आपको पता है कि कल ही इब्राहिम रईसी का बयान आया
था, उसने कहा था कि तालिबान ने शिकस्त दे दी है अमेरिका को और मैं जो है पीस के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, अमन व अमान के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए पिछले हफ्ते जो इवैक्यूएशंस चल रहे थे उस टाइम पर ईरान का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन था उसने जो है तालिबान से पूछा कि भाई हमारे डिप्लोमेट्स कैसे हैं। तो तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि भाई हम आपको यानी ईरानी डिप्लोमेट्स को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। काफ़ी मशहूर बात हुई, आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम ईरानियन डिप्लोमेट्स को कुछ भी नहीं करेंगे। बल्कि कल गज़नी की बात है, गज़नी में तालिबान की झंडियाँ और आशूरा चल रहा है फ़िलहाल शियों का, तो शिया के साथ इन्होंने अपने झंडे लगाए। और यही नहीं बल्कि मज़ार शरीफ में जो है बाज़ जो लो लेवल के जो तालिबानी लोग थे इन्होंने जो है वहाँ पर आशूरे के झंडे निकाल कर अपने तालिबान के झंडे लगाए। तो मौलवी जो थे तालिबान के ये बाकायदा वहाँ गए, हुसैनिया जो कहते हैं, जो शिया लोगों का जो इबादतगाह होती है वहाँ पर गए, बाकायदा इन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई हमसे गलती हुई, हम इस गलती को अगली बार रिपीट नहीं करेंगे। तो इससे ये चीज़ साफ ज़ाहिर होती है कि जो है इनके ताल्लुकात ईरान के साथ काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ साथ हाल ही में जब उज़्बेकिस्तान ये लोग गए तो वहाँ पर काफ़ी मज़ारों पर गए और उन्होंने वहाँ पर फातिहा पढ़ी। तो इससे भी एक बात और ज़ाहिर होती है कि इनका अक़ीदा जो है ये काफ़ी अलाइन करता है इस रीजन के लोगों से। तो बहरहाल बताना मकसद यहाँ पर यह है आप लोगों को कि भाई आप जज्बात में हरगिज़ मत आइए। और ये जो आइडियोलॉजी है, इख़वान आइडियोलॉजी या जो मुस्लिम ब्रदरहुड आइडियोलॉजी जिसे कहते हैं, या फिर इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल इस्लाम वाली आइडियोलॉजी है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस आइडियोलॉजी के बेस पर कई कंट्रीज़ चल रहे हैं, कई ग्रुप्स चल रहे हैं जो मुसलमानों का जुल्म बता बता के ये लोग अपना धंधा चमकाते हैं। और हमको ये चीज़ समझना चाहिए, आँख खोलना चाहिए। और जो सऊदी अरब या इमरात कर रहा है, MBS का जो 2030 विजन है वो यही है कि मुसलमानों को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब आप देखिए इंडिया में भी, साउथ इंडिया में ख़ास तौर पर जहाँ पे मुसलमान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर जो है फ़िरक़ावारियत के जो फसादात होते हैं ये काफ़ी कमी होते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि भाई अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो फिर आप अपना जो है सिक्का चलवा सकते हैं। तो MBS का यही मिशन है और हमको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है जो मुसलमानों को माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और ये जो जुल्म का जो रोना है इसको ख़त्म करके ये मुसलमानों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और आप देखेंगे कि MBS को इसी लिहाज से काफ़ी लोग अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि उनके धंधे बंद हो जाएंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। और जो लोग जुल्म बता कर और मुसलमानों को चाहते हैं कि वो इसी अंदाज़ में रहे, इसी जो है हैसियत से रहें, इसी औकात में रहें, ताकि वो मुसलमानों के इस चीज़ को यूज़ करते हुए वो अपना धंधा चमका सकें। तो बहरहाल मेरा बस एक ही मैसेज आपके सामने ये है इस तालिबान वाले टॉपिक को लेकर कि भाई आप चीज़ों को जैसे देखना है वैसे ही देखिए, जज्बात में और गैर ज़रूरी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए और जो सही चीज़ है अल्लाह ताला हमको वो दिखाए और जो गलत चीज़ है अल्लाह ताला हमको उससे दूर करे। और जो लोग जो है समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके जहनों को, उनके दिमागों को और उनकी आँखों को अल्लाह ताला खोले। मैं आपका भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।